लड़ी जाए। दोस्तों, जरूरी नहीं हर जंग सीमा पर लड़ी जाए। कुछ लड़ाइयां उस शांत शब्दों, रणनीतियों और चुपचाप बदले गए आदेशों में छिपी होती हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद ऐसा ही कुछ हो रहा है। एक खामोश लेकिन तीव्र टकराव जिसकी आंच अब भारत तक पहुंच चुकी है। शुरुआत हुई बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से, जो खुद को तटस्थ बताती है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। चीन के दौरे पर गए बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का एक बयान, जिसे शायद उन्होंने सामान्य रणनीतिक वक्तव्य समझा था, अब भारत बांग्लादेश रिश्तों में दरार डाल चुका है। उन्होंने कहा कि भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा, जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है और उस पूरे इलाके के लिए समुद्र तक पहुंच का इकलौता रास्ता ढाका के पास है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन को खुला न्योता दे डाला कि यह क्षेत्र चीन की अर्थव्यवस्था का विस्तार बन सकता है। यह महज एक बयान नहीं था, बल्कि एक संकेत था उस भू राजनीतिक खेल का जिसमें चीन भी बांग्लादेश के जरिए भारत की सीमा पर कदम जमाना चाहता है। भारत चुप नहीं बैठा। दिल्ली से एक ऐसा आदेश निकला जिसे पढ़कर बांग्लादेश की अंतरिम सत्ता में हलचल मच गई। सीबीआईसी ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट की वो खास सुविधा रद्द कर दी जिससे उसका माल भारत के जरिए भूटान, नेपाल और म्यांमार तक आसानी से पहुंचता था। 4 साल पहले जो सर्कुलर आया था, जिसने बांग्लादेश को तीसरे देशों में माल भेजने के लिए भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों का रास्ता खोल दिया था, अब उसे भारत ने वापस ले लिया है, बिना किसी चेतावनी के, चुपचाप, एक झटके में। यह कोई साधारण प्रशासनिक कदम नहीं है। यह सीधा संदेश है कि भारत अब सिर्फ देखता नहीं, जवाब भी देता है, और यह जवाब कूटनीतिक भाषा में नहीं, सीधी कार्रवाई के रूप में आता है। बांग्लादेश ने समुद्र के गेटवे को लेकर जो गार्जियन वाला दावा किया था, अब वही दावा उसके लिए बोझ बनता जा रहा है। चीन के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी और भारत के खिलाफ उसकी रणनीतिक चालें अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके लिए एक नया संकट खड़ा कर रही हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या बांग्लादेश अब भी ये समझ पा रहा है कि वो एक भौगोलिक पावर प्ले का मोहरा बन चुका है? और क्या भारत की ये शुरुआत किसी बड़ी रणनीति की पहली चाल है? इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से देखा जाए तो जो दिख रहा है वो बस सतह है। असली खेल अब शुरू हो रहा है, और शायद यह सिर्फ बांग्लादेश या भारत की कहानी नहीं रहने वाली। ये पूरे दक्षिण एशिया के भूगोल और शक्ति संतुलन को बदलने की शुरुआत हो सकती है। मोहम्मद यूनुस का बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि बांग्लादेश अब अपनी विदेश नीति में झुकाव बदलना चाहता है। शेख हसीना के समय जो स्थिरता और भारत से नजदीकी दिखती थी, अब उसकी जगह एक नया प्रयोग आ रहा है, जहां चीन का क्या लगता है कैप्टन, ये रणवीर 11 में फिट होगा? आपकी टीम में कौन ड्रीम 11? इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। प्रभाव खुलकर स्वीकार किया जा रहा है। भारत ने ट्रांसशिपमेंट की सुविधा हटाकर एक चुप लेकिन सटीक हमला किया है। यह फैसला बांग्लादेश की कमर पर पड़ने वाला है, क्योंकि इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। अब जब नेपाल, भूटान और म्यांमार तक बांग्लादेश का माल नहीं पहुंच पाएगा, तो ये तीनों देश भी बांग्लादेश की नीति पर सवाल उठाएंगे। इससे बांग्लादेश न सिर्फ भारत से, बल्कि अपने अन्य पड़ोसियों से भी अलग थलग पड़ सकता है। अब आने वाले महीनों में क्या हो सकता है? एक संभावना यह है कि चीन बांग्लादेश को किसी तरह के वैकल्पिक मार्ग या बंदरगाह की सुविधा देने की कोशिश करेगा, ताकि भारत की ट्रांजिट डिपेंडेंसी कम की जा सके। लेकिन यही कोशिश अगर बांग्लादेश को चीन के आर्थिक और राजनीतिक कर्ज में और गहराई से धकेल दे, तो स्थिति और उलझ जाएगी। बिना किसी आधिकारिक ऐलान के अचानक पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख ज़हीर अहमद बाबर बीजिंग पहुंचते हैं। कैमरे चालू होते हैं, फ्लैशलाइट्स चमकती हैं, और चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून के साथ उनकी मुलाकात की खबर दुनिया के सामने आती है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्यों हुआ ये दौरा इस वक्त, जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी बढ़ रही है? क्या ये सिर्फ एक सैन्य औपचारिकता है, या पर्दे के पीछे कुछ और पक रहा है? दरअसल जो तस्वीर सामने नहीं आती, वही सबसे खतरनाक होती है।
चीन बांग्लादेश के अंदर एक एयरबेस बनाने की तैयारी में है और पाकिस्तान की आईएसआई म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को एक गुप्त रोहिंग्या आर्मी में बदलने की कोशिश कर रही है ताकि म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी से दो दो हाथ किए जा सकें। लेकिन इसका असली निशाना कौन है? भारत। पूर्वोत्तर भारत, जहां पहले से ही अशांति की आग सुलगती रही है, अब एक बार फिर पाकिस्तान की निगाहों में है। यूएल्फा और अन्य चरमपंथी गुटों को फिर से जिंदा करने की साजिशें हो रही हैं और ये सब एक साथ हो रहा है उस वक्त जब भारत अपनी सीमाओं पर दूसरे मोर्चों पर व्यस्त है। बीजिंग में जब बाबर और डोंग जून बैठे तो उनकी बातचीत सिर्फ दोस्ती की नहीं थी, वो एक रणनीति थी। शाहीन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास पर चर्चा यूं ही नहीं हुई। ये अभ्यास नहीं, एक रिहर्सल है भविष्य की किसी बड़ी चाल का। चीन ने पाकिस्तान को फिर आयरन ब्रदर कहा और पाकिस्तान ने मुस्कुराते हुए उसे नीतिगत दोस्त बताया। लेकिन उन मुस्कुराहटों के पीछे क्या चल रहा है, उसका अंदाजा शायद दुनिया को अब तक नहीं हुआ। बाबर ने साफ कहा, पाकिस्तान की विदेश नीति की नींव ही चीन है और चीन वो पहले ही भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में खींच चुका है। बांग्लादेश, जहां एक वक्त भारत की मदद से आजादी मिली थी, अब धीरे धीरे चीन की गोद में जा बैठा है और अब सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश की एयरफोर्स भी चीनी फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है। भारत के पास राफेल है, लेकिन पाकिस्तान अब चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग ले रहा है। पायलट्स तैयार हो रहे हैं, मशीनें लगाई जा रही हैं और इधर अमेरिका भारत को F-35 का ऑफर दे रहा है। तो क्या ये आने वाले वक्त की किसी टकराव की पटकथा है? लोक पर हलचल तेज है। गोलियों की आवाजें एक बार फिर गूंजने लगी हैं और इत्तेफाक देखिए, ठीक उसी समय ये मुलाकात होती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ रणनीति है या किसी आने वाले बड़े खेल की तैयारी? हो सकता है आने वाले महीनों में भारत के आसपास की जमीन फिर से सुलगने लगे, लेकिन इस बार दुश्मन सामने से नहीं, कई दिशाओं से वार करेगा। जब कोई देश अचानक अपने वायुसेना प्रमुख को बिना शोर शराबे के चीन भेजता है, तो ये सिर्फ मुलाकात नहीं होती, ये एक संकेत होता है, एक सिग्नल जो दुश्मनों को नहीं, दोस्तों को भी सतर्क कर देता है। जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान अब खुद का युद्ध नहीं, बल्कि दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने की योजना में है?